नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीम सचान। शुरुआत हेडलाइन से। राष्ट्रपति उम्मीदवार के बारे में बीजेपी नेताओं की सोनिया गांधी और सीपीएम महासचिव से मुलाकात। कांग्रेस ने कहा नहीं बताया गया नाम। अन्ना द्रमुक नेताओं से भी मुलाकात। कई राज्यों में दिखा किसानों के चक्का जाम का असर। मंदसौर से चंपारण तक पदयात्रा का ऐलान। कर्ज माफी और वाजिब कीमत की मांग। अनंतनाग में पुलिस दल पर आतंकी हमला, 6 पुलिसकर्मियों की मौत। राजौरी में पाकिस्तानी फायरिंग में सेना का जवान शहीद। मुंबई धमाकों में अबू सलेम और मुस्तफा दोसा समेत 6 आरोपी दोषी। साजिश और हथियार लाने का आरोप साबित। सबूतों के अभाव में अब्दुल कयूम बरी। बैंक खाते के लिए आधार अब जरूरी। 31 दिसंबर तक देना होगा आधार नंबर। 50,000 या अधिक के लेन देन के लिए भी अनिवार्य। और आइए देखते हैं पहली खबर। मंदसौर की घटना के खिलाफ आज किसानों का गुस्सा देश भर में दिखाई दिया। कई राज्यों में 3 घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर गाड़ियों की आवाजाही ठप रही, तो वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय समन्वय समिति के बैनर तले दिल्ली में किसान संगठनों की बैठक हुई। किसानों की मांग है कि सरकार किसानों का कर्ज माफ करे और उपज का लाभकारी मूल्य दे, और इसके लिए 6 जुलाई से मंदसौर से एक यात्रा शुरू होगी। देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को किसान सड़कों पर उतरे। 3 घंटे के राष्ट्रीय राजमार्ग का जाम का हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में असर दिखा। 19 तारीख को फिर राष्ट्रीय किसान महासंघ की मीटिंग दिल्ली के अंदर होगी, जिसके अंदर आगे देश में इस आंदोलन को कैसे सिरे चढ़ाया जाए, कैसे किसानों की बात मनवाई जाए, उसके ऊपर फिर चर्चा हो। उधर जोधपुर में किसानों ने प्याज को सड़कों पर बिखेर कर अपना आक्रोश जाहिर किया। इधर 20 राज्यों के किसान नेता शुक्रवार को दिल्ली में जुटे। बैठक में देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्वरूप देने का खाका तैयार किया गया। फिलहाल लड़ाई 2 मुद्दों पर होगी। किसान संगठनों की मांग है कि सरकार देश भर के किसानों का कर्ज माफ करे और उपज का लाभकारी मूल्य मिले। तो हम लोगों ने केवल सरकार के लिए 2 बिंदु रखे हैं, और 2 बिंदु वैसे बिंदु हैं जो प्रधानमंत्री ने खुद वो अपनी मोहर लगाई है उसके ऊपर, क्योंकि देश का किसान बहुत क्लियर है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रॉफिट के बिना अब नहीं लेंगे। दूसरा मुद्दा जो है वो है कर्जा माफी का। बैठक में 6 जुलाई को मंदसौर से यात्रा शुरू करने का भी फैसला लिया गया है, जो 2 अक्टूबर को चंपारण में खत्म होगा। अखिल भारतीय संघर्ष समन्वय समिति बनाई गई है, जो बड़े फैसले लेगी। इस समिति में जितने भी संगठन आए हैं, उनमें से हर संगठन का एक प्रतिनिधि होगा, और जो संगठन और जुड़ेंगे उनका भी एक प्रतिनिधि होगा। तो ये सबसे बड़ी प्रतिनिधि सभा होगी, जिसमें सब बुनियादी निर्णय लिए जाएंगे। Today all farmers join together here. We will fight for our right. It is the democracy country. We have the right to fight. फसलों के वाजिब दाम नहीं मिलने से किसानों में गुस्सा है। सरकारों से ठोस मदद नहीं मिलने के बाद अब किसान संगठन एकजुट हो रहे हैं। साथ ही आंदोलन का दायरा भी राष्ट्रव्यापी होता जा रहा है। पंचानन मिश्रा के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को 10,000 की फौरी मदद के लिए शर्तों के साथ अधिसूचना जारी कर दी है, तो उधर मध्य प्रदेश में किसानों की आत्महत्या का सिलसिला थम नहीं रहा। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कर्ज से परेशान 2 और किसानों ने आत्महत्या की। शिवपुरी जिले के विनेका गांव में किसान कल्ला केवट ने फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों का कहना है कि उसने कुछ लोगों से कर्जा लिया था। बुधवार को होशंगाबाद में एक किसान ने खुदकुशी कर ली थी। इसके चलते मध्य प्रदेश में पिछले 9 दिनों में आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। भोपाल में मंदसौर फायरिंग को लेकर कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का 72 घंटे का सत्याग्रह खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का आंदोलन किसानों को न्याय मिलने तक जारी रहेगा।
देश भर में आंदोलन कर रहे किसानों का कहना है कि आज भी आज़ादी के 7 दशक बाद भी कई किसान भूखे सोते हैं, तो किसी को वो दवा खानी पड़ती है जिसके बाद नींद नहीं, केवल मौत आती है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार की अधिसूचना में कहा गया है कि खरीफ की फसल की बुआई के लिए 10,000 की तुरंत मदद केवल उन किसानों को मिलेगी जो पूरी तरह कृषि पर निर्भर हैं और उनकी आय का दूसरा जरिया नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और किसानों की बैठक और आगे की रणनीति पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल प्रेसिडेंट हैं किसान महापंचायत के रामपाल जाट साहब। स्वागत है रामपाल जी आपका। राम राम साहब। जिस तरीके से आज बैठक हुई, आमतौर पर ऐसा कम दिखता है जब देश भर के किसान एक छत के नीचे बैठकर एक आगे की रणनीति पर चर्चा करें। एक नई तरीके के संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं एकजुटता की। कविंद्र जी, ये सही बात है। पिछले 2 वर्ष से देश के किसानों की इच्छा के अनुसार हमने शुरू किया सभी संगठनों के कोऑर्डिनेशन का प्रोग्राम। और ऐसी ये मैं सोचता हूँ कि अब तक जितनी हमारी मीटिंग्स हुई उसमें सबसे बड़ी मीटिंग्स जिसमें किसान संगठनों की संख्या सबसे ज़्यादा रही वो आज हुई। और इस मीटिंग में सारे किसान संगठनों का एक ही आवाज़ रही, खुशहाली के 2 आयाम, ऋण मुक्ति और पूरे दाम। ये हिंदुस्तान के जितने भी किसान संगठन हैं सबके मुद्दे हैं और एक कॉमन एजेंडा बन गया हिंदुस्तान के किसानों का। और आज हिंदुस्तान में किसान दुखी है कि वो जो भी पैदा करता है उसी का उसको लाभ नहीं मिलता। अभी किसानों ने राजस्थान में लहसुन पैदा किया, पिछले वर्ष 100 रुपये तक, इस वर्ष 10 रुपये बिक गया। 2 किसानों ने समय पूर्व अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। एक ने आत्महत्या कर ली और दूसरे ने अपनी फसल को देखकर, उसके भावों को देखकर सदमे से अपना प्राण त्याग दिए। इसी ढंग से प्याज का किसान, चारों तरफ जो भी किसान उत्पाद कर रहा है। अब लेकिन सवाल ये है कि आप लोग आगे जो है, क्योंकि अब तक शायद जो जानकारी मिल रही है आधिकारिक तौर पर, किसी भी सरकार ने आप लोगों की मांगों पर विचार करने या उनको मानने का कोई संकेत दिया हो? केंद्र सरकार या फिर किसी राज्य सरकार के साथ बैठकों का दौर जारी हुआ हो? कविंद्र जी, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो। राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता जब तक सत्ता से बाहर होते हैं तब तक वो बोलते हैं किसानों की भाषा। जैसे ही वो सत्ता में आते हैं वो भाषा बदल देते हैं। उस समय उनको किसान याद नहीं आता। इसलिए जितनी भी सरकार आई, किसी ने भी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण में लागत पर 50% लाभांश दिया जाए, इस पर विचार नहीं किया। किसी भी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सदा ही लागत से कम होता है उस पर भी खरीद का अब तक कोई स्थायी तंत्र तैयार नहीं किया, कोई मैकेनिज्म तैयार नहीं किया। इसलिए आज भी किसान पैदा करता है कि चलो उसको लागत से कम ही सही, कम से कम न्यूनतम समर्थन का लाभ तो मिल जाएगा, लेकिन वो लाभ इसको इसलिए नहीं मिलता कि सरकार खरीदती नहीं है और खरीदने का नाटक अधिक होता है। अभी पूरे हिंदुस्तान में चाहे सोयाबीन हो, चाहे अरहर हो, चाहे मूंग हो, चाहे सरसों हो, चाहे चना हो, तो जो भी दलहन और तिलहन की फसल है, यानी आश्चर्य की बात है, सरकार एक तरफ तो खाने की दालें बाहर से मंगाती है और खाने की दालों के लिए मौजम्मक में जाकर हमारे प्रधानमंत्री वहाँ समझौता करते हैं और वहाँ के किसानों को आश्वस्त करते हैं कि आपको हम न्यूनतम समर्थन देने की गारंटी देते हैं। और इस देश के किसान को न्यूनतम समर्थन घोषित करने के उपरांत भी उसमें खरीद ही नहीं करते, खरीद नहीं होती। इसलिए चना जब किसान ने बोया, इसी सरकार ने किसानों को चना बेचा 9,000 रुपये क्विंटल। आज चना बिक रहा है 5,000 क्विंटल। तो भाई आपने जो भाव बेचा वो भाव तो दे दो। इसी ढंग से मूंग पूरे देश में खरीदने की उसकी व्यवस्था ही नहीं थी। जहां पर डिक्लेयर भी किया गया वहां पर खरीद नहीं होती, और खरीद होती है तो बिचौलियों के माध्यम से होती है। ये एक कड़वी सच्चाई जिसे हर सरकार जानती भी है। अब असल में आगे होगा क्या, क्योंकि कई बार इस तरह के आंदोलन खड़े हुए हैं, लेकिन विपक्षी दल या तो कुछ राजनीतिक दल, कुछ बातचीत होती है और उसके बाद वो स्थगित होते हैं या फिर वो धीमे पड़ जाते हैं।
इस बार पहले से आंदोलन कितना अलग होगा और कहां तक पर जाकर खत्म होगा? कविंद्र जी, पिछले आंदोलन में इसमें एक मूलभूत अंतर है। पिछले जितने भी आंदोलन हुए किसानों के, एक से एक बढ़िया आंदोलन हुए, लेकिन उनके जो मुद्दे थे वो अलग थे। इस मुद्दे पर पूरे हिंदुस्तान में पहली बार ऐसी जागरूकता आई है, ये पहले नहीं थी। एकजुटता भी ऐसी मुद्दे को लेकर, एकजुटता इस पर नहीं थी। और मुझे ध्यान है 2010 में जो हमने ये आंदोलन शुरू किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हर एक ग्राम सेवा सहकारी समिति को बनाओ खरीद केंद्र, वर्ष भर ग्राम स्तर पर करो खरीद। ये आंदोलन जब हमने शुरू किया तब लगता नहीं था कि देश का आंदोलन बन जाएगा, लेकिन ये देशव्यापी मुद्दा बना और देशव्यापी मुद्दे के साथ किसानों का दर्द उसके साथ जुड़ा। उनको लगा ये कारण है जिसने हमको आत्महत्या करने के लिए विवश किया, ये कारण है जिसने हमारी जेब से 100 रुपये खर्च होने के बाद भी हमारी जेब में 80 रुपये से भी कम आते हैं। तो हमारी दयनीय स्थिति का कारण है सरकार की नीतियाँ। इस कारण से इस आंदोलन में मैं सोचता हूँ इस बार किसान पूरा हिंदुस्तान का एकजुट होकर लड़ रहा है और उसकी एकजुटता कारण सरकारों को विचार करने को बाध्य होना पड़ेगा। और मैं तो एक चीज़ और जोड़ता हूँ, यानी स्थिति कैसी है। दिसंबर 25 को हमने आंदोलन किया था टेट कूच राजस्थान से दिल्ली, हमको रोक लिया था हरियाणा की सीमा पर, वहाँ पड़ाव डाला। पड़ाव के बाद में इन्होंने कहा कि आपके हम वार्ता करा देते कृषि मंत्री से। किसानों ने उसको रिफ्यूज़ किया और हमने किसानों ने कहा कि वार्ता होगी तो होगी प्रधानमंत्री स्तर की, उससे नीचे नहीं होगी, क्योंकि किसी भी मंत्री से वार्ता करने का कोई अर्थ नहीं। आज की तारीख में नीति निर्धारण में केवल प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप है, बाकी सब तो खड़े रहने वाले हैं, इसलिए उनसे वार्ता करके करेंगे क्या। 9 घंटे बाद फैसला हुआ कि प्रधानमंत्री स्तर की वार्ता होगी। 25 दिसंबर को 1 घंटा 31 मिनट प्रधानमंत्री कार्यालय में सचिव स्तर की वार्ता हुई और उसमें कहा गया कि आपकी अगली वार्ता प्रधानमंत्री के साथ होगी और तब तक हम आपके ये जो खरीद के मुद्दे हैं, फसलों के मूल्य निर्धारण के मुद्दे हैं, इन सब पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन आश्चर्य है कविंद्र जी, 6 महीने होने जा रहे हैं, न तो उन पर कार्रवाई हुई। एक पत्र जरूर आया लेकिन उसमें भी कोई कार्रवाई की बात नहीं है, वो भी सूचनात्मक था। और प्रधानमंत्री जी को किसानों के लिए समय नहीं है। उसमें हमको बताया कि प्रधानमंत्री जी, यानी इस बार आप लोग सीधे प्रधानमंत्री से 1-to-1 बातचीत करने के मूड में है। निश्चित रूप से। और हम चाहेंगे कि यदि हमारे मुद्दे गलत है, प्रधानमंत्री हमको समझा दे, हम समझेंगे। यदि हमारे मुद्दे सही है तो प्रधानमंत्री जी माने। इसलिए हमने तो एक बात कही उनसे कि भाई जो बातें आपने लोकसभा चुनाव के समय पूरे देश में बोली थी कि पिछली सरकारों ने मर किसान बना दिया, हम सत्ता में आए तो हम जय किसान करेंगे और उसके लिए किसानों को उनकी सभी प्रकार की कृषि उपजों पर जो लागत आएगी कम से कम 50% लाभ देंगे। और दूसरे उन्होंने जो कहा था 2009 के घोषणा पत्र में, उन्होंने कहा था पिछली सरकारों ने किसान को गलत नीति के कारण से ऋणी बना दिया, उसकी उपजों की उसको कीमत नहीं दी, इसलिए वो ऋण में डूब गया और नौबत आत्महत्या तक आ गई। हम सरकार में आए तो हम किसानों के सभी प्रकार के कृषि ऋणों को माफ करेंगे। क्योंकि वक्त की कमी आबादी है कि 2 बातें आपने कही कि आपकी किसान की ऋण माफी और दूसरा लागत मूल्य जो है उसका निर्धारण, इससे कम पर बात नहीं होगी और प्रधानमंत्री स्तर पर ही बातचीत होकर कदम जो उठाए जाएंगे उससे आप संतुष्ट होंगे। आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आप तमाम मुद्दों को सामने रखा। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर से विचार करते हुए किसानों के दर्द को कम करने की कोशिश करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद कविंद्र जी। ये दीपावली के बाद छोटा सा ब्रेक और ब्रेक उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। देश भर में किसानों की कर्ज माफी की मांग, फसलों की एमएसपी समेत स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की मांग। क्यों हैं किसान परेशान? देखिए देश देशांतर रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आम सहमति बनाने के मकसद से आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह और सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। बीजेपी के दोनों नेताओं ने सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी से भी चर्चा की और इसके बाद उनकी मुलाकात मुलायम सिंह यादव से भी हुई। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए आम सहमति बनाने के मद्देनजर सत्ताधारी बीजेपी ने विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और सूचना प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने उनके आवास पहुंचे। बैठक में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी की तरफ से कोई भी नाम नहीं सुझाया गया है। सरकार मिलने आई थी, सरकार कंसल्ट करने आई थी, सरकार सहयोग मांगने आई थी, लेकिन नाम के बगैर सहयोग किसको दें? सहयोग तो नाम को दिया जाता है, पार्टी को तो सहयोग दिया नहीं जा सकता। इसके बाद राजनाथ सिंह और वेंकैया नायडू ने सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी से भी मुलाकात की। We think in the present context, a person who occupies the office of the President of India must be a person of impeccable secular credentials and must be a person who can safeguard and uphold the constitutional values of the Indian Republic. बीजेपी अब तक कांग्रेस, बीएसपी, एनसीपी, टीडीपी, सीपीएम से बातचीत की पहल कर चुकी है। कांग्रेस लेफ्ट और एनसीपी समेत 9 विपक्षी दलों के समूह ने कहा है कि एनडीए का उम्मीदवार तय होने के बाद वो फैसला करेंगे। इस बीच एआईएडीएमके के अम्मा गुट ने वेंकैया नायडू से मुलाकात की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 28 जून है। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। 1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में आज अबू सलेम और मुस्तफ़ा दोसा समेत 6 आरोपी दोषी करार दिए गए। इन पर हथियार मुंबई पहुंचाने और साजिश में शामिल होने का आरोप है। एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। टाडा कोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई धमाकों के आरोप में अबू सलेम और मुस्तफ़ा दोसा को दोषी करार दिया। दोसा पर साजिश रचने का आरोप साबित हुआ है। सलेम पर गुजरात से मुंबई हथियार लाने का दोष सिद्ध हुआ है। इनके अलावा 4 और आरोपी दोषी पाए गए। इनमें करीमुल्ला खान, फिरोज अब्दुल राशिद खान, रियाज सिद्दीकी और ताहिर मर्चेंट शामिल हैं। दोषियों पर देश के खिलाफ युद्ध करने का आरोप साबित नहीं हो पाया। पहली जो कंस्पायरेटरी मीटिंग हुई थी दुबई में, वो मुस्तफ़ा डोसा के भाई मोहम्मद डोसा के घर पे हुई थी। में दाऊद इब्राहिम, अनीस इब्राहिम, एजाज पठान और बाकी के बहुत सारे बॉम्बे के गैंगस्टर्स थे, जिन्होंने वहाँ पे ये कांग्रेसी हैच की थी कि बॉम्बे में हम लोग आर्म्स और एम्यूनिशंस भेजेंगे, बॉम्ब्स भेजेंगे, जो RDX भेजेंगे और उसके साथ में बम ब्लास्ट करेंगे। कोर्ट ने अब्दुल कय्यूम को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। ये फैसला 1993 के मुंबई धमाकों के दूसरे हिस्से का है। दोषी करार दिए गए आरोपियों को मुख्य मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। मुख्य मामले में 100 दोषियों को सजा हुई थी। 23 आरोपी बरी हो गए थे। अबू सलेम पुर्तगाल से भारत प्रत्यर्पित हुआ था। सोमवार से सजा पर बहस शुरू हो सकती है। पीड़ित अब दाऊद इब्राहिम जैसे भगोड़े दोषियों को भारत लाने की मांग कर रहे हैं। याकूब मेमन को जैसे फांसी दी गई थी, वैसे दाऊद इब्राहिम को भी भारत में लाके उन पे भी जब ये कार्रवाई होगी तभी हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा दिन होगा। मुंबई में 12 मार्च 1993 को 12 सिलसिलेवार धमाके हुए थे। इनमें 257 लोगों की जान गई थी। 713 लोग घायल हुए थे। 27 करोड़ रुपए की सार्वजनिक और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन धमाकों में पहली बार बड़े पैमाने पर RDX का इस्तेमाल हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दक्षिण कश्मीर में आतंकियों ने आज पुलिस पार्टी को निशाना बनाया। अनंतनाग जिले के शाबल में हुए इस हमले में 6 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हैं। मारे जाने वालों में एक सब इंस्पेक्टर शामिल है। माना जा रहा है कि इस हमले के पीछे लश्कर तैयबा का हाथ है। दूसरी ओर अनंतनाग में ही सुरक्षा बलों और लश्कर के बीच गोलीबारी जारी है। माना जा रहा है कि तीनों आतंकी मारे जा चुके हैं। मुठभेड़ के दौरान स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की कोशिश भी की। हालात पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों को फायरिंग का सहारा लेना पड़ा, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। उधर जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि राजस्थान सरकार गौरक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करे। मंत्रालय ने कहा कि कुछ महीने पहले सरकार की ओर से दिशा निर्देश दिए गए थे। कुछ दिन पहले ही तमिलनाडु सरकार की ओर से खरीदे गए गाय और बछड़ों पर बाड़मेर में कथित गौरक्षकों ने हमला कर दिया था। मंत्रालय ने इसी घटना को देखते हुए कार्रवाई की बात कही है। गृह मंत्रालय ने कहा कि कानून हाथ में लेने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। अलग गोरखालैंड के लिए हो रहे आंदोलन के बाद पश्चिम बंगाल सरकार के लिए संकट गहराता जा रहा है। कोलकाता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा है कि वो दार्जिलिंग में जल्द से जल्द हालात को सामान्य करे। वहां जारी आंदोलन के बीच दार्जिलिंग में अभी भी कई पर्यटक फंसे हुए हैं। दार्जिलिंग में बेमियादी बंद के 5वें दिन भी जगह जगह ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। छुट्टी मनाने आए पर्यटकों का अब हाल बुरा है। ना तो वहां उन्हें जरूरत के सामान मिल रहे हैं और ना ही शहर से निकलने का कोई साधन। कल शाम में 4 बजे से इंतजार करें, 6 बजे तक नहीं मिला गाड़ी। अभी 3 बजे से बढ़ा हुआ है हम लोग। आज पेट में चूहा कूद रहा है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। 7 बजे से वेट कर रहे हैं, अभी तो कोई बस नहीं आया। अभी एक बस आई है, ड्राइवर कह रहा है कि पुलिस की कस्टडी में है, अगर वो कहेंगे तो छोड़ देंगे। ज्यादातर होटल खाली पड़े हैं और दुकानें बंद। पुलिस और सुरक्षाकर्मी पर्यटकों को सुरक्षित निकालने के काम में जुटे हैं, लेकिन पर्यटकों का मानना है कि इस काम में घंटों लगाए जा रहे हैं। कोई नहीं, पुलिस ने इनसे पूछा था तो कह रहे हैं कि अभी कुछ कह नहीं सकते, कुछ पता नहीं है कब तक भेजेंगे, लेकिन हमारी ट्रेन भी है कल की। नहीं है, पुलिस का असिस्टेंट भी नहीं मिल रहा हम लोग का, इसीलिए तो हमको बंद है सब कुछ। वो लोग बोले डर लगते है इधर का आदमी के लोग, हम लोग जाना चाहता है। अभी गुरुवार को गोरखालैंड मुक्ति मोर्चा के दफ्तरों में छापेमारी के बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूट पड़ा। देर रात प्रदर्शनकारियों ने लोधामा स्वास्थ्य केंद्र और रिम्बे खायल पावर प्रोजेक्ट में आग लगा दी। जीजीएम अध्यक्ष बिमल गुरंग भूमिगत हो गए हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को जीजीएम सचिव रोशन गिरी से मुलाकात कर प्रदर्शनकारियों का पक्ष सुना। विपक्ष पूरे मामले के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो वहीं राज्य सरकार का आरोप है कि जीजेएम राजनीतिक फायदे के लिए आंदोलन भड़का रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तेलुगुदेशम पार्टी के सांसद जेसी दिवाकर रेड्डी पर देश की 7 एयरलाइंस ने प्रतिबंध लगा दिया है। विस्टारा, गोएयर और एयर एशिया ने आज उनके खिलाफ प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, जबकि इंडिगो, स्पाइस जेट, जेट एयरवेज और एयर इंडिया ने गुरुवार को ही उन पर प्रतिबंध लगाया था। ये कार्रवाई विशाखापत्तनम हवाई अड्डे पर दिवाकर रेड्डी की ओर से हंगामा किए जाने के बाद की गई। असल में रेड्डी को इंडिगो एयरलाइंस में देरी से पहुंचने के बाद जहाज में चढ़ने नहीं दिया गया और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अब इस मामले की जांच के आदेश दे दिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज सीबीआई ने टॉक टू AK कार्यक्रम मामले पर उनसे पूछताछ की है। सीबीआई की टीम मनीष के सरकारी आवास पर पहुंची। जुलाई 2016 में हुए कार्यक्रम का करीब 1 करोड़ रुपए का ठेका एक PR कंपनी को देने में गड़बड़ी के आरोप के मामले पर पूछताछ हुई है। मनीष के पास वित्त मंत्रालय और प्रचार विभाग का जिम्मा है। इससे पहले सीबीआई ने जनवरी में दिल्ली सरकार के प्रचार विभाग में छापेमारी की थी। आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया से पूछताछ को छापा करार दिया और पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी विपक्ष को खत्म करना चाहती है। अब बैंक खाता खोलने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। 50,000 या उससे अधिक के लेन देन करने के लिए भी आधार नंबर देना होगा। केंद्र सरकार ने आज ये फैसला किया। खाता धारकों को इस साल 31 दिसंबर तक आधार नंबर बैंक को देना होगा और ऐसा न करने पर खाता अवैध हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फैसले की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इसका सबसे ज्यादा खामियाजा गरीबों को उठाना पड़ेगा। भारत अफगानिस्तान के बीच मालवाहक हवाई कॉरिडोर जल्द शुरू होने जा रहा है। इसका मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार को आसान करना है। पहली हवाई सेवा अफगानिस्तान की विमान कंपनी एरिना एयरलाइंस शुरू करेगी। पाकिस्तान की ओर से भारत और अफगानिस्तान के बीच ज़मीनी रास्ता देने से इनकार के बाद ये कदम उठाया गया। विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि विमान भी दूसरे विमानों की तरह पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से होकर ही गुजरेगा। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने भारत से कुलभूषण जाधव मामले में 13 सितंबर तक पूरा जवाब देने को कहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इसी तरह पाकिस्तान को भी 13 दिसंबर तक अपना जवाब देना है। 18 मई को
सुनवाई के दौरान आईसीजे ने पाकिस्तान को जाधव को फांसी देने से रोक दिया था। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही। नमस्कार।